हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम और अपनी पढ़ाई खूब जम करके कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका अमन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके इस शानदार प्लेटफॉर्म और शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। और इस शानदार सेशन की शुरुआत में हम आपको बता दें, आज का जो टॉपिक है बेटा, वो हमारे परिवेश से लेकर के जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं परिस्थितियों से कहीं कहीं घिरे हुए हैं, या फिर हमारे साथ भी ऐसी कोई घटनाएं जरूर हुई होंगी। जैसा कि इस कहानी में आप जानते हैं कि आज की इस कविता में, इस कविता रूपी में जो कहानी है छिपी हुई है, एक तरीके से हम देखें तो हमारे परिवेश में भी कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों से जुड़े होते हैं जो कि हमारे परिवेश में होती हैं और हमारा उनसे लगाव बहुत अच्छे से हो जाता है। यहां भी कुछ ऐसी ही परिकल्पना दिखाई गई है कि यहां पर एक कवि के माध्यम से कवि अपनी बात को यहां पर प्रदर्शित करता है कि उसके घर के ठीक सामने एक पेड़ था, एक वृक्ष था, और कवि को लगता था कि वृक्ष नहीं, वो हमारे घर का क्या है, चौकीदार है। उसके साथ, उस वृक्ष के साथ उस कवि की संवेदना जुड़ जाती है और वह वृक्ष के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। और करने का आशय यह है कि वह हर पल उसको मिस करता है। कहीं भी होता है तो उसको लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आपसे लगाव किसी से हो जाता है तो इस बात की गारंटी है कि निश्चित है कि आप उससे दूर नहीं हो पाएंगे। लगाव बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी एक वृक्ष, इसी पर बात करेंगे। इसकी कविता के माध्यम से इसको हम परिचर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बार सबसे, आप सभी से यही मैं आग्रह करूंगा कि आपके इस शानदार सेशन में जो बच्चे नए नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दें और साथ ही साथ सेशन को शेयर और लाइक कर लें। इससे ये होगा, इससे आप कमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे। आप जब आप बिना सब्सक्राइब किए हुए आप कमेंट नहीं कर सकते। आप कमेंट करने में तभी कैपेबल होंगे जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, तो आपको सारे विषय की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के साथ आपको प्रोवाइड हो जाएगी ऑन टाइम। एक विषय की नहीं, क्योंकि हमारा जो डीएलएस एजुकेशन या विद्याकुल का ये प्लेटफॉर्म है, सारे विषयों की तैयारी एक साथ करवाता है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं और मौज से एकदम बिंदास तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ बाकी बच्चों के साथ जुड़ने के साथ साथ हम यही चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन का अंत तक मजा लें, क्योंकि तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्योंकि आज हम इस सेशन में पाठ परिचय, लेखक परिचय और आपकी कविता को, साथ ही साथ आपकी कविता के पूरे अभ्यास सत्र को हम आज बयां करेंगे। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी और स्टार्ट करते हैं अपने शानदार सेशन को। कुंवर नारायण आपके लेखक जी हैं, इन पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एकदम यंग बंदे हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। भैया इनका बर्थडे आने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। देखा जाए तो कविता के अतिरिक्त इन्होंने चिंतन परक लेख भी लिखे, मतलब चिंतन, जैसे कि कुछ विचारों पर इन्होंने चिंतन अपने उल्लेख किए, और कहानियां तथा सिनेमा तथा अन्य कलाओं की समीक्षाएं भी लिखी हैं। सिनेमा में भी इन्होंने अपने योगदान को प्रदर्शित किया है। किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। किंतु अगर देखा जाए तो इनका जो सृजन कर्म था वह कविता पे इनका ज्यादा निर्भर था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आपने सपने, आमने सामने और कोई दूसरा नहीं। इन दिनों ये काव्य संग्रह था इनका, और आत्मजयी प्रबंध काव्य था। और देखा जाए तो आकारों के आसपास यह इनका कहानी संग्रह था। और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, साक्षात्कार था इनका। और कुंवर नारायण जी का अनेक पुरस्कार, इनको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे प्राप्त हो चुके हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको कुमारन आसान पुरस्कार, साथ ही साथ व्यास सम्मान और प्रेमचंद पुरस्कार और लोहिया सम्मान तथा कबीर सम्मान आदि से इनको सम्मानित किया गया है। हम इनकी विद्वता की पराकाष्ठा को हम देख सकते हैं कि इनको एक नहीं, बहुत सारे सम्मान से इनको नवाजा गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी जो छवि है, इनकी जो प्रकांडता है काव्य रचना में, वो एक अलग स्थापना करती है, इनके एक अलग स्थान को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं।
ये नगर से संबंधित बातें करते हैं। विवरण उनके यहां नहीं के बराबर है, विवरण तो इनके यहां ज्यादा नहीं मिलता, पर वैयक्तिक बोले तो व्यक्तित्व के तौर पर पर्सनली की बात कर रहे हैं, सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। वैयक्तिक मतलब इन्होंने खुद से अपने अंदर की, अपने से खुद की बात करते हैं, वैयक्तिक की खुद की बात करते हैं और खुद के अंदर इनके मन में उथल पुथल सा रहता है और ये व्यंग्यात्मक चीजों को व्यंजकता के साथ इसको प्रस्तुत करते हैं। और आज का समय और उसकी यांत्रिकता, जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर, आज का समय देखें तो जो यांत्रिकता है, जो भी चीजें आपके सामने आसपास दिखती हैं, हर तरह सजीव के अस्तित्व को, ये जितनी भी चीजें सजीव में हैं, इसको मिटा करके उसे अपने लपेटे में ले लेना चाहती है। उसे मिटा करके क्या कर लेना चाहती है? अपने लपेटे में ले लेना चाहती है। कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर के ग्रहण करती है, और देखा जाए तो कुंवर नारायण की कविता क्या है? वहीं से आकर के ग्रहण करती है, और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में, देखा जाए तो मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। यह संभावनाओं के द्वार भी ओपन कर देती है। और नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, जब इनका प्रबंध काव्य जो था, प्रबंध काव्य के स्थान पर इनकी कविता के दौर में जो है लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। और उसी समय ठीक इन्होंने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रच दिया और इनकी प्रशंसा बहुत तेजी से हो गई। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। इनके अंदर देखा जाए तो इनके अंदर संयम भी है, परिष्कार भी और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं को विशेष गुण माने जाते हैं। देखा जाए तो भाषा हो चाहे विषय की विविधता हो, उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं ये सब। और उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है, देखें तो, और उसका सहज सौंदर्य भी, और देखा जाए तो उसका सहज सौंदर्य भी इनको मिलता है। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। देखा जाए तो अपरिहार्य चिंताओं बोले तो जो आजकल की चिंताओं को देखें, आजकल की चिंताओं को उजागर करते हुए इन चीजों को इन्होंने प्रस्तुत किया है इस कविता के माध्यम से। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। यह कविता आपके कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। क्लियर है बाबू? शाबाश। तो ये रहा आपके काव्य परिचय, और ये कहां से लिया गया भैया? आपके एक कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। ये कविता अगर आपसे पूछा जाए तो 1 नंबर का प्रश्न आपसे यहां से पूछेगा। अब आपके एक वृक्ष की हत्या, अब आपके कविता की हम शुरुआत करते हैं। अब इनके घर के सामने ठीक एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से इनकी संवेदनाएं बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं। जब सारी संवेदनाएं इनकी जुड़ जाती हैं तो ये अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। ये बाहर रहते थे, विदेशों में, या बाहर कहीं रहते थे, गांव से बाहर। जब ये इस बार आते हैं तो अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। इन्होंने देखा कि वह तो नहीं था। अब भाई कोई भी हो, जब सामने, घर के सामने है, दरवाजे के सामने अगर खड़ा है, इतना पुराना, इतना विशाल, तो भाई याद तो आएगी। जैसे पहुंचे ये तो इन्होंने देखा कि जब घर वापस आए तो देखा कि वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। अब घर के सामने था तो इनको ऐसा आभास होता था कि यह हमारी चौकीदारी कर रहा है, हमारे घर की चौकीदारी करता है, क्योंकि घर के ठीक सामने था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। और ये जब भी आते थे तब ये दरवाजे के सामने ठीक तैनात खड़ा हुआ मिलता था। इनको वहीं पर स्पष्ट दिखता था, सामने ही दिखता था। भाई सामने है तो चीजें दिखाई देगी, और जब इतने साल से है तो निश्चित सी बात है टकराएंगी ही उससे। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, अर्थात जो छाल होती है पेड़ों की, चमड़े की बात यहां पर छाल की हो रही है। जितना वृक्ष पुराना होता है छाल उतनी ही काली और उतनी ही घनी होती चली जाती है, और देखेंगे तो जितने पुराने वृक्ष होते हैं उतनी ही ज्यादा मोटी छाल होती है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान। और भाई जितना पुराना वृक्ष होगा निश्चित सी बात है उतना ही मजबूती के साथ वो जड़ के साथ नीचे चलता चला जाएगा और मजबूती धारण करेगा।
झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। और जो तना होता है, तने के ऊपर देखिए उसका जो खुरदुरा सा होता है, जो छाल होती है देखिए खुरदुरा सा होता है, वैसे ही था। और ये कैसी कलर का होता है? मैला कुचैला, तने का कलर। राइफल सी एक सूखी डाली। राइफल क्या है? राइफल जैसे एक छोटी सी देखिए बंदूक होती है ना, उसी की तरीके एक छोटी सी पतली सी डाली झुकी रहती थी, निकली रहती थी। क्लियर है जी? सारे बच्चे बताएं। एक पगड़ी फूल पत्तीदार। एक पगड़ी फूल पत्तीदार अर्थात वो सूखी सी डाली जो थी उसी पर एक पत्ती थी और एकदम छोटे छोटे फूल थे, तो ऐसा लगता था एकदम फूल पत्तीदार जो है सज गया। पांवों में फटा पुराना जूता। और भैया उसकी जो जड़ें थी जैसे कट फट गई थी, थोड़ा सा छिटक छिटक सी गई थी, ऐसा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत चल करके आया हो और चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। चरमरा रहा था, ऐसा लग रहा था खत्म होने को है, लेकिन अक्खड़ बलबूता, लेकिन फिर भी अक्खड़ तरीके से खड़ा था, इतने सालों से टिका था। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। अब इसके लिए चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी में हो, चाहे सर्दी हो, हमेशा वह चौकन्ना रहता था। कैसे? हमेशा खाकी वर्दी में। ऐसा लगता था जैसे खाकी वर्दी पहन के खड़ा, उसकी जो छाल थी ना, उसका मटमैला कलर, ऐसा लगता था कि जैसे खाकी वर्दी में खड़ा हो, तैनात हो चौकीदारी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। और जब जाते थे उसके पास, जब गेट के सामने पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि वो पूछता था सभी से, जो भी एंट्री करता था, कि कौन, ललकार करके पूछता था कौन। तब मैं जवाब देता था क्या? कि दोस्त। क्या जवाब देता था? दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और जवाब देने के बाद थोड़ी देर के लिए उसकी ठंडी छांव में, जड़ों पर नीचे उसके छांव में बैठ जाया करता था। तो भाई प्रकृति से प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है, अलौकिक है। सच पूछिए तो भाई, चाहे ईश्वर से हो चाहे प्रकृति से हो, या उसकी ठंडी छांव में जाकर के बैठ जाते थे। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में वही एक जानी दुश्मन। अब कहीं न कहीं, दरअसल लगभग हमको लगता था ऐसा कि शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, हमारे अंदेशे में कोई ना कोई था। क्या? कहीं एक जानी दुश्मन, कोई जानी दुश्मन था। किसके लिए? उसके लिए। उसके जान का दुश्मन हमारे ही बीच कोई बैठा था। उनको ऐसा प्रतीत होता है, वह ऐसा महसूस करते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। और ये अंदेशा होते हैं कि अपने घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। वो कौन कहता था? उस वृक्ष की मनोभाव कहती है। और शहर को बचाना है नदियों से। और शहरों को कैसे, किससे बचाना है? नादिरों से, जो कि लोग लूटने का कार्य करते हैं। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। और भैया इनकी जो मनोवृत्तियां हैं, इनकी मनोवृत्ति क्या कहती है? कि देश को बचाना है किससे? दुश्मनों से। शहर को बचाना है नादिरों से, और घर को बचाना है लुटेरों से। क्लियर है बाबू? शाबाश। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, और हमें बचाना है जो नदियां हैं हमारी, ये नाला ना हो जाएं। आजकल की स्थिति देखते हैं जमुना जी की कितनी गंदी है। जमुना ही नहीं, अन्य नदियों की स्थितियां देखिए कितनी गंदी हो गई हैं। हमारे देश में तो माता कहकर पुकारा जाता है। एक दफा कहा गया था, पूछा गया था विदेशों में कि आपके यहाँ नदियां इतनी स्वच्छ क्यों हैं? तो लोगों ने, विदेशियों में एक जवाब दिया कि हमारे यहाँ नदियों को नदी समझा जाता है, माथा नहीं। कि जो चाहे वहीं आकर के कपड़ा धुल के चला जा रहा है, जो चाह रहा है इसी में कचरा फेंक दे रहा है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इन सब चीजों को तभी आप तारतम्य कर सकते हैं, नहीं तो फिर मामला ऐसे ही गड़बड़ रहेगा। नदियों को बचाना है किससे? नदियों को नाला हो जाने से, कि नदियां नाला ना परिवर्तित हो जाएं। हवा को धुआं हो जाने से। ये जो हवा है, हवा में इतने प्रदूषण हो गए हैं आजकल, देखते हैं कितनी फैक्ट्रियां जल रही हैं, कितने प्रदूषण कर रहे हैं। ये सारे मिलकर के क्या कर दे रहे हैं? हवा को ही प्रदूषित कर दे रहे हैं। इन्हीं चीजों को बचाना है हमें, और खाने को जहर हो जाने से। और देखा जाए तो इतना ज्यादा यूरिया खाद हम लोग, डीएपी वगैरह इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि चीजें, आज हम लोग खाद ही खा रहे हैं। देखिए सबका, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनके बाल पक जाते हैं। ये डीएपी का ही तो दुष्प्रभाव है बाबू। और देखिए तो इतनी ज्यादा ऑयली चीजें खाने पर विवश हो जा रहे हैं, इतनी ज्यादा खाने में तो एकदम बहुत ही गंदी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग।
फालतू की चीजें जो मिसयूज, मतलब जो आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसको भी लोग खाते हैं जबकि उनको पता है कि नुकसानदायक है। बचाना है हमें जंगल को मरुस्थल हो जाने से, या जंगल मरुस्थल ना हो जाए, हमें उससे बचाना है। और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और हमें बचाना है किससे? मनुष्य को जो है जंगल हो जाने से। ये जंगल ना हो जाए, हमें इससे बचाना है। इन सारी चीजों पर, इन सारी विशेषताओं पर हमें गौर फरमाना है, और मनुष्य को जंगल हो जाने से हमें बचाना है। क्लियर है जी सारे बच्चे? वेरी गुड, आगे चलते हैं जी। तो यह हमारी कविता है, और कविता में आपने सीख लिया कि क्या दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या यहां पर कर दी गई, उसको काट दिया गया। जब ये काट दिया गया, तो जब ये लेखक जी वहां पहुंचते हैं तो इनको आभास होता है कि हमारा जो दोस्त था, हमारे उससे लगाव बहुत ज्यादा था, और ये अपने मनोवृत्ति के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चीजों को कि ऐसी मेरे अंदर मनोभावनाएं थी, मैं ऐसा सोच रहा था। और इन्होंने कहीं ना कहीं एकदम सही बातों को सामने ला करके रखा है, एकदम 100% सही है बातें। और आजकल तो यही हो रहा है, नदियों को भैया एकदम खराब कर ही दिया जा रहा है, नाला बना ही दिया गया है एकदम से, कोई यूज ही नहीं करता कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसे संयोजन में लाना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने काम से मतलब है। तो यहां पर देखें तो कवि ने बहुत अच्छी तरीके से, मार्मिक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो ये पूरी की पूरी कविता रही आपकी, और हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आइए इसकी प्रश्नावली पर हम लोग गौर फरमाते हैं, ध्यान देते हैं। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? ऐसा इसलिए लगता था कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार, क्योंकि कई साले वर्षों से, जब वो छोटा सा तब से लेकर के आज तक वो खड़ा था। अब भाई कोई लंबे समय तक, बहुत अंतराल तक अगर टिक गया है तो निश्चित सी बात है कि भाई उसकी उम्र तो बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वह बूढ़ा हो जाएगा। और आजकल के समय में देखा जाए तो उसकी तने वने सब झुर्रियां हो गई हैं, एकदम से तने वने पुराने से हो गए हैं, उसको लग रहा है उसकी जड़ें जैसे फटे जूते जैसे एकदम हो गई हैं, जैसे बहुत ज्यादा चल लिया हो इसने, मतलब उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो। तो इस वजह से इतने साल हो जाने के कारण इसको चौकीदार कहता है, बूढ़ा चौकीदार, कि कई सालों से वह हमारे घर के सामने खड़ा होकर के रक्षा कर रहा है। और अगर कोई घर के अंदर एंट्री करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी से पूछ रहा हो कौन है ना, इसलिए इसको चौकीदार, बूढ़ा चौकीदार लगता था। आपको इसके सारे प्रश्नों के आंसर हमारे डीएलएस एजुकेशन, आप गूगल पर करेंगे, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, सारी की सारी पीडीएफ वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी, पूरे के पूरे सॉल्यूशंस लिखने के लिए। बाकी मैं यहां पर आपको पूरा डायरेक्शन दे रहा हूं कैसे लिखना है। ठीक है बाबू, आगे देखिए। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? आपने क्या देखा? वृक्ष कहता था कि जो हमेशा उससे मिलता था, और क्या कहता था कि भैया पांवों में फटा पुराना जूता देख करके अक्खड़ सा खड़ा रहता था, और इससे बात होती थी क्या कि चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, और बात करने की बात होती तो ये हमेशा दूर से इसको ललकारता था, कौन? और ये जवाब देता था, दोस्त। और जस्ट उसके बाद ये पल भर के लिए उसकी छांव में बैठ जाया करता था। और दरअसल इसके मन में हमेशा से ये बात था, अंदेशा था, संदेह था कि कहीं ना कहीं कोई जानी दुश्मन बैठा हुआ है जो कि इसकी जान का दुश्मन है। तो कवि ये कहता था कि कौन उससे पूछता था घर के अंदर एंट्री करने से पहले। अगला प्रश्न है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? जब समापन करता है तो अंदेशा इसका कवि का क्या है? कवि का अंदेशा यह है, कवि का अंदेशा यहां पर यह है कि दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में था कि कहीं कोई जानी दुश्मन है। कवि के मन में यह था कि कहीं ना कोई हमारे ही बीच कोई जानी दुश्मन है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, और हमें घर को बचाना है लुटेरों से। यह उसके मन में था, शहर को बचाना है नदियों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, या उसके अंतर मन में चलता था। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है? घर की बात करें, शहर की बात करें और देश की बात करें, तो कवि बात करता है किसकी? कवि बात करता है आपके नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कवि इन तीनों के अतिरिक्त बात करता है किसे? नदियों को नाला हो जाने से बचाने के लिए,
हवा को धुआं ना हो जाए इसको बचाने के लिए, और खाने को जहर ना हो जाए इसको बचाने के लिए। क्लियर है बाबू? शाबाश। आगे चलते हैं। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। अगर इसकी प्रसंग को देखें तो निम्नलिखित पंक्तियां आपकी जो कविता है यह आपके एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ से उद्धृत है, और इस कविता में आपके कवि ने जो है प्रकृति से प्रेम, एक वृक्ष से प्रेम को दर्शाया है, और उन्होंने इसके थ्रू यह दर्शाना चाहा है कि किस प्रकार से जब हमारी मनोवृत्तियां जब प्रकृति के प्रति जागृत होती हैं तो किस प्रकार से हम अपने आप को संभाल करके अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, और वो हमारे लिए कितने लाभदायक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को यहां पर मेंशन कर दें। आगे है, दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त। इसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह चौकीदार जैसा खड़ा रहता था घर के दरवाजे के ठीक सामने, और जब भी मैं जाता था तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझसे पूछ रहा होगा ललकार करके कि कौन, और मैं जवाब देता था दोस्त, और फिर अंदर जाकर के थोड़ी देर बाद उसकी छांव में जो गए बैठ करके उससे बातें किया करता था। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। निम्नलिखित पंक्तियां आपके एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ से उद्धृत है और वहां से लिया गया है। इसमें कवि कहना चाहता है कि हमारे आज के समाज को देखा जाए तो जंगल को जो है मरुस्थल हो जाने से बचाना है। जो पेड़ पौधे कट जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कम पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, हमको इन चीजों से थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करने के साथ हमें इन चीजों से समझ करके चलना है, और पेड़ पौधों को बचाना है, प्रकृति का संरक्षण करना है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और बचाना है कि ये जो मनुष्य है पूरे के पूरे जंगल में परिवर्तित ना हो जाए। जैसे जंगल होता है नहीं वैसे जंगली ना हो जाए, ये जंगल में जानवर होते हैं, जानवर जैसे ना हो जाएं कि अपने प्रकृति को, अपने पर्यावरण को ही खत्म कर दें, नाश कर दें। इन चीजों से इनको बचा करके चलना है। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अगर देखा जाए तो कविता के शीर्षक की सार्थकता एकदम स्पष्ट होती है कि एक वृक्ष की हत्या। यहां पर उस वृक्ष के प्रति लेखक का जो प्रेम है, कवि का जो प्रेम है यहां पर दर्शाया गया है, और कवि अपने प्रेम के माध्यम से इस शीर्षक को एकदम सही साबित करता है कि एक वृक्ष से उसका कितना लगाव था, और बाद में जब उस वृक्ष को काट कर हटा दिया गया, उस वृक्ष की एक तरीके से हत्या कर दी गई, तब उसको एहसास होता है कि वो उसका लगाव और वृक्ष से कितना ज्यादा प्रेम प्रगाढ़ था। तो निश्चित सी बात है, इस बात से यह जागृत होता है, इस बात से यह हो जाता है कि जब वह पेड़ के नीचे जाकर के बैठता था, उससे बातें किया करता था, पेड़ उसको इससे वापस से ऐसा लगता था कि पूछ रहा हो ललकार करके। तो निश्चित सी बात है, ये सारी चीजें बयां कर रही हैं कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट होती है। इस कविता में रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और या उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। अगर रूपक की बात करें तो रूपक अलंकार की बात हो रही है। यहां पर रूपक अलंकार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यहां पर पेड़ को एक सजीव के तौर पर दर्शाया जा रहा है, पेड़ के रूपांतरित करके दूसरे रूप में उतारा जा रहा है, एक पेड़ को एक मनुष्य के भांति ट्रीट किया जा रहा है। तो रूपक वो होता है कि जहां पर एक रूप से एक चीज के कंपैरिजन दूसरी जगह पर किया जाए, दूसरे से तुलना किया जाए, ठीक है, उससे उपमेय, उपमान और उपमेय जहां होता है, वो चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं। आगे है, समकालीन कविता की किताबों से पर्यावरण से संबंधित रचनाएं एकत्र कीजिए। इसमें पुस्तकालय की मदद लीजिए। ये तो बाबू आपका काम है, आपको कंप्लीट करना है, जहां कहीं दिक्कत होगी तो आप जरूर बताएंगे। तो समकालीन कविता की किताबों से जो आजकल के समय में जो कविता लिखी गई है उन और पर्यावरण से संबंधित जो हो उन्हें। कुंवर नारायण एक विचारशील कवि हैं, उन्होंने आत्मजयी नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा है। उसकी कथा और विषय वस्तु के अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उसे उपलब्ध कर पढ़िए। तो यह उपलब्ध आपको आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो इसके लिए बेफिक्र रहें। तो आप कुंवर नारायण जो संबंधित है, कुंवर नारायण से संबंधित चीजें आप देख सकते हैं, तो इससे संबंधित जो जानकारियां आप मिलती हैं इस पर बात हो जाएगी। बाकी आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है पर्यावरण पर कविताएं पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी पर्यावरण से संबंधित कि किस प्रकार से चीजों को संवारा जा सकता है। निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य प्रयोग करें। अब की बार लगता है कि आप सब टॉप करेंगे, है ना। आप हमेशा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप पढ़ने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब और अच्छी मेहनत करें। दूर हम और आप भले ही इतने दूर हैं, लेकिन हमारे बीच का जो प्रेम है वो बहुत गहरा है। दरअसल
कभी कभी लगता है कि जैसे आप हमसे भले ही दूर हैं, बट दरअसल ये सच नहीं है, आप मेरे दिल के करीब हैं। कहीं कहीं ना कहीं मैं आपको रोज मिस करता हूं। जिस दिन मैं नहीं होता आपके सबके सामने, मैं आप सबको मिस करता हूं। कविता से विशेषणों का चुनाव करते हुए उनके लिए स्वतंत्र विशेष्य पद दें। अब इसमें आपको विशेषण को चुनना है। अब अगर आप इसमें देखें विशेषण, तो विशेषण क्या है इसकी, कविता में विशेषण को देखना है। विशेषण क्या है भैया? वृक्ष। वृक्ष की कैसा है? चौकीदार है। वृक्ष कैसे काम कर रहा है भैया? चौकीदार के रूप में। चमड़ा कैसा है भैया? पुराना है। फिर आपका तना कैसा है? खुरदुरा है। फिर आपका जो जूता कैसा है? फटा पुराना है। तो आपके ऐसे विशेषणों को क्या करना है? विशेष, स्पेशल विशेष को दर्शाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? स्वतंत्र विशेष पद दें। फटा पुराना है, अगर इसका विशेष पद देंगे तो इसको अलग से लिखेंगे, तो फटा पुराना किसके लिए कहा गया है? जूते के लिए। अब अगर फटे पुराने की बात करें तो कपड़ा कह सकते हैं। फटा पुराना क्या हो सकता है भाई? कपड़ा हो सकता है। तो स्वतंत्र पद में आपको इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। निम्नलिखित संज्ञा पदों का प्रकार बताते हुए वाक्य प्रयोग करें। घर, घर कैसी संज्ञा है? संज्ञा हमने आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब अच्छे से तो उसको बताएंगे। तो घर कैसी संज्ञा है? जाति है। सारे बच्चे संज्ञा तो बता ही सकते हैं यार, ये तो पढ़ाया गया है। संज्ञा कैसी? चौकीदार। चौकीदार कोई पार्टिकुलर चौकीदार नहीं बताया जा रहा है, बस केवल चौकीदार कह दिया गया। दरवाजा, दरवाजा कौन सी संज्ञा है भाई? ये तो नहीं कहा गया ना लकड़ी का है, किसका है दरवाजा है? बिल्कुल। फिर जूते की बात किया जा रहा है, ये तो नहीं कहा गया कैंपस या एशियान या कोलंबस, नहीं बताया जा रहा है। बारिश की बात करें तो बारिश भाई क्या है? ये आपको पता होना भाई। संज्ञा है, संज्ञा ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं क्योंकि संज्ञा मैंने पढ़ाया है। और कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों के कारक स्पष्ट करें। चमड़ा कैसा कारक है? पांव कैसा है? धूप है, सर्दी है, वर्दी है, अंदेशा है, या फिर शहर है, या फिर नदी, खाना, मनुष्य। इन सारी बातों में आपको विशेषता प्रकट करनी है। सारे बच्चे बताएंगे। शाबाश बाबू, ये अच्छी बात होती है, एकदम सही जी। और बाकी बच्चे देखता हूं मैं। शाबाश, चलिए आगे बात करते हैं फिर। जी बाबू, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के आप, जैसे अक्खड़ शब्द है, इसका अक्खड़ का हो जाएगा विपरीत और परिस्थितियों में डटा रहने वाला। फिर आपका बालबूता, बलबूता, बलबूता बोले तो शक्ति और सामर्थ्य। अंदेशा की बात करें तो आशंका, संदेह। नदियों की नादिरों की बात करें, नादिर शाह नामक ऐतिहासिक लुटेरे और आक्रमणकारी की तरह के क्रूर के व्यक्ति। नादिर बोले तो जो लूट लेते थे, आक्रमण करके लूट लिया करते थे। ठीक है जी। तो ये रहा आज आपके पूरे पाठ का सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरी कविता हो गई आपकी। निश्चित रहें आप पूरे सेशन में, हमको उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। तो हम चाहेंगे आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पूरी पाठ आपकी पूरी कविता समाप्त हो गई है। पूरा सॉल्यूशन में हमने आपको बता दिया है और कुछ हमने आपको होमवर्क दे दिया है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, बाकी हमने सारे प्रश्नों को भी डिटेल में बता दिया है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो पहले बार बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और साथ ही साथ लाइक कर लें, जिससे कि आपके जो प्यारे साथी हैं उन तक भी ये सेशन पहुंच जाए। तो अब अपने अमन सर को दीजिए इजाजत, मैं यही चाहूंगा। और प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी बच्चे जो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मौज करते रहिए। चलिए बाबू, नमस्कार, धन्यवाद।